अब अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी को हमें पहले समझना चाहिए कि विंड का मतलब क्या होता है ना। विंड क्यों चल रही है या क्यों मूव कर रही है। तो तुम्हारे पास हमेशा दो वर्ड होते हैं, पहला वर्ड एयर, दूसरा वर्ड विंड। ठीक, तो इन दोनों को हम अलग अलग यूज करते हैं। तो हो सकता है तुमने 8th क्लास में या पहले जब कभी पढ़ा हो तो ये डेफिनेशन पढ़ी हो विंड की कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक, अगर कोई एयर स्टेशनरी है तो हम उसे एयर बोलेंगे। स्टेशनरी का मतलब रुकी हुई है, क्योंकि साइंस में रेस्ट और स्टेशनरी दो वर्ड होते हैं। तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है तो स्टेशनरी में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ठीक, तो जैसे भी तुम पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ते रहो। ठीक, तो विंड मतलब मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो मूविंग एयर अगर मूवमेंट कर रही है एयर तो वो हम उसे विंड बोलते हैं। ठीक, तो मूवमेंट क्यों हो रहा है, अब उस बात को समझो कि अगर ये एरिया मान लो हम लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर सन की लाइट रेज आ रही है, ठीक, और एक टाइम पे सन की रेज पूरे अर्थ पर नहीं आती, ये हमें बात पता है। तो 1 मिनट को मान लो कि यहाँ पर अब क्या है, शैडो है या सनलाइट सिर्फ यहीं मिल रही है। ठीक, तो क्या होगा, शैडो ना मानो एयर प्रेजेंट है अभी। ठीक, अब यहाँ पर सन की लाइट रेज आ रही है, सन की लाइट रेज आएंगी तो यहाँ पर जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक, वो हीट होंगे। ठीक, हीट होने पर उनका जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, मूवमेंट या फिर मोशन। अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि सनलाइट रेज पार्टिकल्स जो गैसेस के प्रेजेंट हैं एयर के अंदर, उन पार्टिकल्स को हीट करेंगे। अब वो पार्टिकल हीट होने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। हमने ये बात पढ़ी है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ये हमेशा साइंस में वैलिड थिंग है। तो तुम्हें दिमाग में रखनी है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मूवमेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या कि अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उससे मोशन होगा। अब बात आती है कि मोशन कहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, है ना। अब देखो इस साइड में यहाँ पर भी सनलाइट रेज है तो इधर मूवमेंट होता नहीं है। अब एक और खास बात कि अगर हॉट एयर है वो लाइटर इन नेचर होती है। ठीक, लाइटर माने हल्की। ठीक, तो वो क्या चाहती है, अगर वो हॉट एयर है, जैसे तुमने देखा होगा हॉट एयर बैलून्स होते हैं, या हम जो लैंप छोड़ते हैं दिवाली टाइम्स में, उनको जलाते हुए जो लैंप जलता है ना, और ऊपर ऐसे सिस्टम उसका कवर होता है, तो वो जो लैंप जलता है वो आसपास की एयर को हीट करता रहता है, जिससे कि वहाँ एयर जो है अब हल्की है तो वो ऊपर राइज करना स्टार्ट होती है। सेम ऐसा ही हॉट एयर बैलून्स में होता है। अब इन्हें हॉट एयर बैलून्स क्यों कहा, क्योंकि एयर हॉट है तो उसका जो वेट है वो हल्का होगा, लाइटर होगा, तो वो ऊपर राइज करेगा। तो हमारी हॉट एयर की टेंडेंसी होती है, वो लाइटर इन नेचर है, तो हॉट एयर राइजेस। ठीक, तो ये नीचे ना जाके अब ये राइज करेगी ऊपर। ठीक, अब ये पार्टिकल सारे गायब हो गए यहाँ से। ठीक, अब राइज करके वो यहाँ पर पहुंच गए। अब देखो यहाँ पर अब एक वैक्यूम बन गया। ठीक, वैक्यूम कैसे कि जो यहाँ के पार्टिकल्स थे वो चले गए, अब यहाँ पार्टिकल्स है नहीं। ठीक, अब इस बात को ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास ये मार्कर है और हाँ दोनों तरफ से इसके पास मार्कर्स आए हैं या पानी आया है, अब तुमने यहाँ का पानी हटा दिया तो तुरंत उस प्लेस को दूसरा पानी आसपास का घेर लेता है ना। ये बात हमने समझी है कि अगर हमारे पास एक पानी है या फिर कंटेनर है तो तुमने एक जगह का पानी हटाया तो दोबारा से जो साइड के पानी है उस जगह को कवर कर लेते हैं। ऐसे समझो कि अगर मेरे पास यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है पूरे एरिया में और मैंने यहाँ का वाटर हटा दिया तो हम क्या देखते हैं कि तुरंत यहाँ से पानी आके आपस में मिल जाता है। ठीक, तो सेम चीज़ जब यहाँ की एयर ऊपर राइज कर गई, अब पूरे एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है, ये बात समझ में आती है। तो जो यहाँ के पार्टिकल्स होंगे अब वो यहाँ इस जगह पे आना पसंद करेंगे। ठीक,
अब जब वो इस जगह पे आए तो अपनी जगह छोड़ेंगे, ठीक। जब इन्होंने अपनी जगह छोड़ी तो हो सकता है दूसरे पार्टिकल्स इसके बगल में हो, वो इनकी जगह ले ले, ठीक। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, सन दोबारा से हिट करेगा। अब सन की पोजीशन भी सेम नहीं होती क्योंकि अर्थ रोटेट करती रहती है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन की पोजीशन चेंज हो रही है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में अर्थ रोटेट कर रही है और सन अपनी सेम जगह पे है। यानी कि अर्थ की अलग अलग एटमॉस्फेयर में सनलाइट मिल रही होगी अलग अलग टाइम पे। यानी कि अगर एक टाइम पर इस पार्टिकल्स को मिल रही थी, इस जगह पे मिल रही थी, तो जब सनराइज करेगा मान लो यहाँ पर पहुँच गया, अब यहाँ पर नहीं है, तो इसका मीन्स कि अब जो लाइट मिलेगी वो इस पार्टिकल्स को मिल रही होगी। देन हो सकता है अब ये पार्टिकल यहाँ मूव होके जाए, तो इस हॉट एयर कंडीशन में जो है मूवमेंट होता है। अब इसी मूवमेंट को, क्योंकि ये मूव कर रही है, अब मूव करने पर विंड मूव कर रही है, ठीक है। अब विंड के अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है तो विंड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका मतलब कि द एनर्जी पजेस्ड बाय द विंड, अब ये जो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी द एनर्जी पजेस्ड बाय द विंड, उसको समझाने के लिए मैंने इतना सारा तुम्हें डायग्राम बताया कि चाहता तो मैं भी तुम्हें सीधा बता सकता था कि एनर्जी विंड में होती है, वो मूव करती है तो तुम्हें वो मिल जाता है, लेकिन तुम समझोगे कैसे, पार्टिकल्स पे कैसे जाओगे, कैसे वो राइज कर रहे हैं, कैसे दूसरे पार्टिकल उनकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं और विंड का मूवमेंट क्यों हो रहा है। अब तुम्हें समझ में आया कि एनर्जी इनके अंदर कहाँ से आई, तो वही सेम चीज़ एनर्जी इन विंड में कहाँ से आई, इनकी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो विंड में पार्टिकल्स है, ठीक। तो विंड में काइनेटिक एनर्जी आ गई, इज यूटिलाइज फॉर डूइंग वर्क्स लाइक, ठीक। यानी कि अब इस काइनेटिक एनर्जी को मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में मैंने यूज़ करा था वाटर की काइनेटिक एनर्जी को, सेम हम विंड एनर्जी को यहाँ पर यूज़ करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी को। तो पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम कोई जनरेटर वगैरह या अटैच कर दें उस टरबाइन से जो ये घूम रही है विंड से, है ना। तो अभी विंड मिल का कंसेप्ट समझते हैं कि विंड मिल का मतलब क्या है। दूसरी चीज, हम वाटर लिफ्टिंग पंप में पंप वाटर को निकालने का यूज कर सकते हैं और साथ साथ वाटर को वेल से या कुएं से निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए जो मशीन यूज होती है वो विंड मिल होती है। अब इसका स्ट्रक्चर तुमने कई बार देखा होगा मूवीज वगैरह में, है ना। एक शायद मुझे याद आ रही है आर राजकुमार में एक फाइटिंग सीन है, तो उसमें जो शायद विलेन होता है प्रकाश राज, उससे फाइटिंग होती है सोनू सूद, तो वो अकेला शाहिद कपूर सबको मारता है, वो तो विंड मिल का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो तुम वहाँ पर उस मूवी का सीन देखोगे तो समझ में आएगा कि विंड मिल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, और वो कमर्शियल बेस्ड पे लगते हैं। मीन्स बहुत ही ज़्यादा फील्डिंग का इलाका होगा और हर एक फील्ड में अपना उनका एरिया होगा और वहाँ पर बहुत सारे विंड मिल्स अटैच होंगे और वो घूमते हैं, ठीक। अब तुम्हें बात समझ में आई कि विंड में एनर्जी है, ठीक। ये विंड है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब यहाँ पर मैंने ब्लेड्स लगाए हैं, तो टरबाइंस याद करो कि यहाँ पर जो चीज़ है वो है विंड टरबाइन, और हाइड्रो पावर प्लांट में सिर्फ टरबाइन हमने लगाया था। टरबाइन मूव कर रहा था, यहाँ पर जो विंड है उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके ब्लेड्स को मूव कराएगी, ठीक। अब जब ये ब्लेड्स मूव करेंगे तो एक्चुअल में टरबाइन मूव हो रही है। अब इस मूवमेंट को हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहली बात हमें तुरंत समझ में आ जाती है कि अगर हम इस कंडक्टर को कंडक्टर से अटैच करें, मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो इंड्यूस करंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे जनरेटर से, ठीक। दूसरी चीज़ कि हम इसका यूज़ वाटर को लिफ्ट करने में भी करते हैं या वाटर को वेल कुएं इन सब से निकालने के लिए, ठीक। तो विंड जनरेटर क्या होगा, विंड टरबाइन से अटैच होगा, सेम स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने समझा, ठीक। तो ये सारा कंसेप्ट था विंड मिल का। विंड मिल के स्ट्रक्चर तुम ऐसे समझ सकते हो। मैं एक फोटो जरूर ड्रॉप करूंगा विंड मिल की, ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि वाइट कलर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, और एक मूवमेंट की अगर मोशन में कुछ मिला तो मैं जरूर उसको अटैच कर दूंगा वीडियो में, ठीक। तो इसके बाद अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या है और अगर कुछ डिसएडवांटेज है। तो अभी तक विंड एनर्जी के स्ट्रक्चर से, काम करने के तरीके से कुछ बातें जो हमें पता चली कि ये तो पॉल्यूशन नहीं करता होगा, है ना। क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने लिखा एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, तो कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे लिखे हैं।
कुछ पॉइंट्स हम खुद सोच सकते थे पहले से, क्योंकि जब हम खुद सोचना स्टार्ट करेंगे ना, जब ये दिमाग चलेगा तब हमारा वर्किंग और अच्छे से होगी। हमारा दिमाग जब चलेगा ना, तो जो एग्जामिनर में क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आए, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, हम उसे समझ के कर देंगे। ठीक, तो दिमाग चलाना ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ें हम खुद समझ सकते हैं। कैसे कि अभी तुम लोगों ने समझा कि विंड एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इसका मतलब कि विंड एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। पॉल्यूशन का कहीं नाम नहीं आया, ना कोई बर्निंग हुई, सीधा हमें क्या मिली, एनर्जी विंड की काइनेटिक एनर्जी से, जैसा कि हो रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में। ठीक, तो इट इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली। समझ में आती है बात क्या, कि लेस पॉल्यूशन है। एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसका मीन्स कि विंड कैसी है। अब विंड की अगर हम बात करें, जैसे वाटर है, वाटर अवेलेबल है पूरे हमारे एनवायरनमेंट में, अर्थ की सरफेस पे। अब एयर की बात करो तो एटमॉस्फेयर में तो एयर हमेशा प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है। इसका मीन्स अगर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेगी तो दूसरी एयर उसकी पोजीशन ले लेगी। यानी कि विंड हमारी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वो बार बार रिप्लेस हो सकती है। तो हमें फॉसिल फ्यूल्स की तरह सोचना नहीं है इनके एक्सपेंस करने में, यूज़ करने में। ठीक, आप सेकंड पॉइंट देखो, नो रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने रिकरिंग, तो अगर रिकरिंग वर्ड याद हो 9th क्लास में कि रिकरिंग डेसिमल वो होता था कि अगर वो लगातार रिपीट कर रहा है ना, मैथ ही पढ़ लो थोड़ा सा, 1/3, 0.3333, ये क्या था हमारा रिकरिंग डेसिमल, कि 3 रिपीट हो रहा है। तो सेम चीज़ नो रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माने खर्चे फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि यहाँ पर लगातार खर्चे नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे कि अगर हमें थर्मल पावर प्लांट याद करो, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो फॉसिल फ्यूल मुझे खरीदना होगा या किसी से लेना होगा या लेके आना होगा, तो उसमें एक्सपेंसेस होंगे। लेकिन यहाँ पर यूज़ क्या, कि यहाँ पे कोई रिकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है। अगर तुमने एक बार विंडमिल का सेटअप लगा दिया तो जब विंड ब्लो करेगी, फ्लो करेगी, तो तुम्हारा वो घूमेगा टरबाइन, देन एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो लगातार एक्सपेंसेस नहीं है, इट डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। तो वो हमने एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली से समझ लिया। ठीक, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या हो सकती है, कि अभी हमने समझा कि जो विंडमिल्स हैं, अब विंडमिल्स के जो ब्लेड्स हैं, पहली बात वो समझ में आया कि वो बने होंगे या तो किसी मेटल के या किसी दूसरे एलॉय के, है ना। स्ट्रांग होंगे तभी तो वो फ्लो करके किसी भी टरबाइन को मूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है हमें। यानी कि अगर वो ऐसे मेटल्स हैं, एलॉय हैं, जो कि कोरोजन हो सकता है या कोरोड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा हम उसको ढक के नहीं रखेंगे, वो एनवायरनमेंट में है, उनको सन, एयर, रेन सब कुछ मिल रहा है, तो इससे उनका कोरोजन का खतरा होता है। तो उनके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, कि हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस होता है। ब्लेड्स ऑफ विंडमिल नीड हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। तो ये सब कुछ चीज़ें हम खुद समझ सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में विंडमिल्स प्रेजेंट है। तो विंडमिल्स अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो वो मेटल एलॉय से फॉर्म हुए हैं। ठीक, तो उनके लिए हमें मेंटेनेंस करना होगा, उनके हाई टावर्स पे जाके देखना होगा कि अगर कोरोजन स्टार्ट हुआ तो उसको रोको, पेंट्स वगैरह से, जो तुमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में बात समझी है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट देखो, विंड फ्लोज फॉर मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ ए ईयर ओनली दोज प्लेसेस। इसका मीन्स क्या, कि हम ऐसी प्लेस को चूज करें जहाँ पर पूरे साल में हवा ज़्यादा देर के लिए बहे, है ना, हवा ज़्यादा देर तक फ्लो करे। कि अगर हमने कोई ऐसा इलाका चूज़ कर लिया जहाँ पर एयर या विंड फ्लो नहीं कर रही, तो वो तो यूज़ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो विंड एनर्जी है टोटली डिपेंड किस बात पे है, विंड की काइनेटिक एनर्जी। अब अगर वहाँ पर 2 मंथ्स के लिए सीजन आता है तो विंड फ्लो करती है, वरना सब कुछ स्टेगनेंट रहता है, रुका हुआ रहता है, तो इससे नुकसान ही होगा सेटअप करने का। ठीक, तो बहुत ही कम प्लेसेस हैं या गिने चुने प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर विंड जो है ईयर पूरे साल के मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लो करती है। ठीक, मिनिमम विंड स्पीड 15 किलोमीटर आवर। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
चलो पूरे साल हवा फ्लो करती है, लेकिन अगर तुम्हें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो 15 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड मिनिमम है ना। तो इतनी स्पीड तो होनी ही चाहिए। तो ये भी एक क्राइटेरिया हो गया कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर इतनी मिनिमम स्पीड फ्लो करे वहाँ सेटअप करते हैं। ठीक, इट रिक्वायर्स क्वाइट लार्ज एरिया ऑफ लैंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मूवी का सीन या जो मैं फोटो ड्रॉप कुछ करूँगा तो उसमें देख के इसमें समझ में आएगा कि इनको बहुत ही ज़्यादा एरिया, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अगर एक क्रॉप्स की खेती हो रही है एक जगह पे तो तुम ये मानो कि एक खेत के अंदर सिर्फ एक विंडमिल लगा होगा और उसके चारों तरफ पूरा इलाका बीच में वो विंडमिल लगा है और पूरा इलाका कवर्ड है ऐसे। देन दूसरा विंडमिल उसका अलग एक फील्ड टाइप का होगा। तो स्क्वायर बॉक्सेस में बहुत ही ज़्यादा एरिया ऑफ लैंड होता है। ठीक, थर्ड पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी फार्म इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब ये बात एक्सपेंसिव क्यों है? पहली बात, लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए कि अगर हम उसे सेटअप करते हैं तो जो विंडमिल हमें फॉर्म करनी है, पहली बात उनके ब्लेड्स फॉर्म करने में एक्सपेंसिव आएगा, मेटल्स अलॉय जो यूज़ होंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर सेटअप करना है ना। देन एरिया ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें हमारे पास प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए कि हाँ हम विंडमिल सेटअप कर सकें। उसके बाद मेंटेनेंस के भी एक्सपेंसेस है। तो ये सारी चीज़ें हमें विंड एनर्जी को थोड़ा सोचने में मजबूर करती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो प्लेसेस जहाँ पे पूरे ईयर में ज़्यादा प्लेसेस पे जो हो विंड ब्लो करे और 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो। तो ये सारी चीज़ें विंड एनर्जी के तुमने कुछ एडवांटेजेस देखे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिमिटेड प्लेसेस हैं तो ये कुछ लिमिटेशंस हो सकती है इस एनर्जी की। तो ये सारे जो हमने पढ़े अभी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनके कुछ एडवांसमेंट कि हम कैसे उनका इम्प्रूवमेंट करके उनकी एफिशिएंसी बढ़ा के पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, ये सब हमने चीज़ें देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वेंशनल से मूव करेंगे नॉन कन्वेंशनल की तरफ, जहाँ पर हम मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करेंगे या कुछ नए मेथड्स जो हमारे पुराने ज़माने में यूज़ नहीं होते थे, जो अर्ली मैन्स यूज़ नहीं करते थे, जैसे सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब कंसेप्ट हम देखेंगे। ठीक, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक, कंटेंट तुम्हारा बहुत अच्छा है तो ऐसे ही लगातार पढ़ते रहो। थैंक यू।